नमस्कार दोस्तों, राजस्थान 12th बोर्ड परीक्षा में आपकी राजनीतिक विज्ञान परीक्षा का पेपर 6 अप्रैल को आयोजित होने वाला है। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों। 100% इनमें से इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाला है। और ये जो मैं पेपर आपको आज देने वाला हूँ उस पेपर में से 70% अप टू 70% क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। जिस दिन आपका पेपर उस दिन आपके नीचे आए कमेंट कर सकते हो भाई 100% मैंने पूरे मॉडल पर जो उत्कर्ष के सभी एनालिसिस किए उनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुझे लगा वो बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें मैंने क्वेश्चन थोड़े मिक्सअप भी किए, मैं आपको साथ साथ में कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा। और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जो स्टूडेंट इसको इस एक मॉडल को अच्छे से तैयार के जाता है 100%, सारे के पीछे मत बैठो, एक को तैयार करके जाओ। 100% गारंटी ले रहा हूँ 70-80% आपका पेपर का 100% आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको बिल्कुल पास होना है या फिर मान लो 70-80% तक ही चाहिए तो इसको जरूर देखिए। बाकी तो आपको सभी मॉडल जरूर पढ़ने चाहिए। तो मैं आपको देने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन वीडियो में देखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे एग्जामिनर में हल करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दूंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आते रहते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक है कि निम्नलिखित में से वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संधि संगठन अस्तित्व में है। तो आपके जो है सभी कौन कौन से हैं, तो भाई इसमें से एक ही है, वो है नाटो। ठीक है, नाटो जो है आपके उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसकी संख्या 12 थी लेकिन वर्तमान में बढ़कर 30 हो गई है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। मिखाइल जो गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। आरबीएससी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये 1985 बने थे। फिर है गोर्बाचेव का तख्ता पलटने के विरोध में किसकी भूमिका अहम थी। तो जो गोरबचेव का तख्ता पलट किसने किया था भाई, तो इसमें जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आपके हैं बोरिस येल्तसिन, जो कि रूस के जो पहले सोवियत संघ के रूस के पहले जो निर्वाचित जो राष्ट्रपति बने थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, इसमें फिर है शिमला समझौते का संबंध किन देशों से है। तो भाई शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान से हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान से हुआ था। फिर है कि ये कब हुआ था शिमला समझौता, तो ये हुआ था आपके 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को ये हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था भाई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2001 में जो है आक्रमण किया गया था। छठे में से होगा आपके। और फिर है आपके सातवें क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए थे, तो इसका जो है आपके आंसर होगा वो होगा 1951 में संपन्न कराए गए। फिर है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के लिए गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो भाई ये जो है गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो वो आपके प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है श्रीमन नारायण जो आपके दे रखे हैं, श्रीमन जो है नारायण जी ने। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया था, तो 1974 में भाई ये जो है परमाणु परीक्षण आपके द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से 1974 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा जो है संशोधन पारित हुआ था आपातकाल के दौरान ही, तो वो आपके जो है आपातकाल के जो दौरान हुआ था वो था 42वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या हुआ था कि 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल के दौरान और 1976 में किया गया। और इसे मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह लोकप्रिय नारा किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया, तो ये भाई जो है आपके जो है यहाँ पर जो है द्रविड़ आंदोलन के टाइम जो है दिया गया था। द्रविड़ आंदोलन क्या था भाई, द्रविड़ आंदोलन जो है हिंदी भाषा द्वारा वो जो था उसको कहते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम का पारित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% परीक्षा में छपेगा। तो ये जो है आपके 1986 को पारित किया गया था। और इसमें क्या बता रहे हैं ये कि 1985 में शाहबानो मामले के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम लागू कर दिया गया। और अब जो है आपको और भी कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। शीत युद्ध वर्ष से लेकर वर्ष तक चला, तो 1945 से लेकर आप या तो 1945 लिख लेना और यहाँ पर आप लोग 1991 लिख लेना। ठीक है, फिर है जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने जो जांच की सुधार कैसे कराया जाए, तो कोफी अन्नान। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कोफी अन्नान होगा। आप लोग गलती मत कर देना बिल्कुल भी, इसमें कोफी अन्नान होगा। ठीक है, कोफी अन्नान। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। फिर है एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना, तो इसमें हो जाएगा 2450। ठीक है, कितने कैलोरी, 2450। ठीक है, एक बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ही है और 100% आने के पूरे चांसेस है।
और ख़ास करके बड़े क्वेश्चंस तो इसमें जो मैं देने वाला हूँ उनको 100% रट के जो है ना बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, सिंधु नदी जल संधि पर जो है कब और किसने हस्ताक्षर किए, तो जवाहरलाल नेहरू, यानी अपने तो यहाँ पर लिख लेना JBR, यानी जो है आपके JBR नहीं, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, JLN। और यहाँ पर जो है अयूब खान, ठीक है, ए के अयूब खान, ठीक है, शॉर्ट में याद रखो इसको। सन 1975 में जनता के जो है किस मार्च का, तो स्वतंत्र मार्च का जो नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो यहाँ पर इसका रेगिस्तान में भर देना। आगे चलते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मई 1991 में किसकी हत्या कर दी गई, तो मई 1991 में जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ठीक है, राजीव गांधी पूरा लिखना। फिर है बाल्टिक देश के नाम से किन देशों को जाना जाता है, तो बाल्टिक के पास स्थित जो देश है लिथुआनिया, एस्टोनिया व लेटेविया को बाल्टिक देश हम लोग कहते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, तो भाई दूसरी दुनिया हम लोग कहते हैं सोवियत संघ को। इसका नेतृत्व किस देश ने किया था, तो भाई जो है इसका साम्यवादी देश को कहते हैं और इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। फिर 1917 की साम्यवादी क्रांति कहाँ व किसके नेतृत्व में हुई, तो ये जो है 1917 में हुई थी। और यहाँ पर जो है इसके क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर यहाँ पर दोस्तों लेनिन। ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। फिर रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बोरिस येल्त्सिन, अभी तो आपको बताया था। तो ठीक है, रूस के बोरिस येल्त्सिन। फिर है आपके जो है मानवता की साथ जो अमेरिका ने यूगोस्लाविया पर आक्रमण क्यों किया, तो भाई अमेरिका ने यूगोस्लाविया को जो अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानी लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सेना कार्रवाई की, इसके विरोध में अमेरिका ने यूगोस्लाविया पर 1999 आक्रमण किया। फिर आपके हैं कि 1998 में अमेरिका दूतावासों पर किन देशों में आतंकी हमले किए गए थे, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा कि नैरोबी केनिया और दार ए सलाम तंजानिया पर किए गए। मानवता की साझी विरासत में से क्या अभिप्राय है, यानी विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र जिस पर देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रखा करता है। इसे वैश्विक संपदा या फिर मानवता की साझी विरासत जैसे कि जल, वायु, ये सब। 1980 के दशक की किस घटना ने विश्व समुदाय की आंखें खोल दी, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कोई दो कारण आप लोगों को बताने हैं, तो भाई वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार दो कारण कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा प्रौद्योगिकी, दूसरे लोगों की सोच में विषय पर पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। फिर आपके 10वां क्वेश्चन की आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए किन अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठनों की अहम भूमिका है आर्थिक वैश्वीकरण को, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। फिर है आपके नर्मदा नदी किन किन राज्यों से और गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आपके सरदार सरोवर जो परियोजना का विरोध क्यों किया गया, तो सरदार सरोवर विरोध है पर्यावरण को खतरा था और स्थानीय लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसका विरोध किया गया। फिर है आपके आगे चलते हैं कि अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके विरुद्ध चलाया था, तो भाई अमेरिका ने जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है 9/11 के विरुद्ध में चलाया था। और आपको जो पता है कि हमला हुआ था। फिर है सर क्रीक विवाद का संबंध किन दो देशों से है, तो जो है सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है और ये भारत का से जो है इससे संबंधित है। ठीक है, फिर है कि भारत और चीन के बीच किन दो मतभेदों के कारण 1962 में सैनिक संघर्ष हुआ, तो पहला था 1959 में दलाई लामा को शरण देना, जो कि वहाँ के तिब्बत के धार्मिक नेता थे। और चीन एशिया में सर्वोच्च शक्ति बना था, इसलिए शक्ति के प्रदर्शन के लिए चीन ने भारत पर भी आक्रमण कर दिया। आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य है, तो भाई आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है ये संगठन परमाणु ऊर्जा के जो है शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और सैन्य उद्देश्यों से इसके उपयोग को रोकने के लिए कार्य करता है। और अगला है कि न्याय युद्ध क्या है, स्पष्ट कीजिए 8वां क्वेश्चन। तो आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे को जनसार से बचाने के लिए करना चाहिए, अर्थात युद्ध को साधनों को सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस धारणा को न्याय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित संधियों के आप लोगों को नाम लिखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो है एक हो जाएगा अंटार्कटिका संधि 1959, फिर मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो 1987 वाली, और अंटार्कटिका पर्यावरणीय जो न्यायाचार है वो 1991 वाली। फिर है वैश्वीकरण के चलते किस कारण से विचारों के प्रभाव में राष्ट्रीय सीमाओं की बाधा रुकावट नहीं रही, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निसंदेह है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचोप इंटरनेट आदि के नवीन आविष्कारों ने जो है इसमें क्रांतिकारी बदलाव किए। अगला 11 क्वेश्चन है भारतीय राजनीति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आप जो है वेरी मोस्ट लगा लो इसको 100% क्वेश्चन आएगा ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो
जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की थी। अम्बेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। अम्बेडकर विधानसभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान का पुरजोर समर्थन किया। और फिर है गैर कांग्रेसवाद का नारा कब दिया गया, किस नेता के द्वारा दिया गया, तो इसका क्या परिणाम निकला। तो चौथे आम चुनाव 1967 जो है पूर्व समाजवादी नेता द्वारा राम मनोहर लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया, जिसका सीधा सा अर्थ है कि गैर कांग्रेसी पार्टियों का एकजुट हो जाना और जो है कांग्रेस को हम लोगों को पराजित करना है। 1967 के चुनाव में दिया गया और अनेक राज्यों ने सत्ता खो बैठी, तक केंद्र में भी उसकी सीटों में पिछड़ी अपेक्षा कम हो गई। कांग्रेस की फूट के पश्चात कौन से दो राजनीतिक दल उभरे, इसका क्या परिणाम हुआ। तो 1969 में कांग्रेस के वजन हुआ। उसके बाद दो राजनीतिक, एक तो आर था कि कांग्रेस आर जो कि रीजन कोएट था कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर का नेतृत्व श्रीमती गांधी कर रही थी और वही कांग्रेस ओ का नेतृत्व सिंडिकेट कर रहा था जिसके अध्यक्ष निजलिपंगा थे। और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस आर को नई नीति बनानी पड़ी और आगे चलकर वह इसमें सफल रही, जबकि कांग्रेस ओ को आगे चलकर पूरी तरह से समाप्त हो गई। सरकार ने आर्थिक जो है भारत सरकार ने किस कार्य ने मछुआरों की जिंदगी को बड़े तौर पर प्रभावित किया, इन मछुआरों को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन बनाया। तो जो है सरकार ने आर्थिक उदाहरण के जो है मशीनीकरण, तो आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इन्होंने प्रौद्योगिकी यानी बोन टू ट्रैवल जैसी प्रौद्योगिकी की अनुमति दी, तो मछुआरों अजब का संकट आ गया। उन्होंने नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के नाम से एक संगठन खड़ा किया और केरल के मछुआरों की अवस्था थी। फिर है कि रामास्वामी नायनर पेरियार का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, तो ये तो आप कर लोगे कि जो ये 1919 में इनका जन्म हुआ, पेरियार ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया इस प्रकार से, ठीक है। फिर अगला 16 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चनों में से एक है। 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो है आपके विचार में क्या आनंदपुर साहिब जो है प्रस्तावना संघात्मक को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सतर्क था अथवा एक अलग सिख के राष्ट्र में पक्ष। तो 1973 में जो आनंदपुर साहिब में हुए सम्मेलन में एक क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़े प्रस्ताव को अकालियों के एक तबके के पास लिया गया, तो ये कौम या नेशन को थे और इसमें क्या किया, सिख राष्ट्र के मांग के तौर पर देखा जाता है। फिर है 17 क्वेश्चन, उड़ीसा पोस्को प्लांट को किन आधारों पर जन विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई विश्व में इस्पात की मांग बढ़ रही थी तो उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह थी और वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता आ गए थे और सरकार ने ऐसा करना आवश्यक था कि पूंजी निवेश भी होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोहा आवश्यक ज़्यादातर भंडार उड़ीसा में थे और सर्वाधिक विकसित इलाकों में है और विशेषकर आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को यह डर है कि क्या है उनसे उनकी आजीविका है वो छिन जाएगी, ठीक है, विस्थापित होने पड़ेंगे इससे खनन और उद्योग को। फिर 18वां क्वेश्चन है कि 1962 में हुए चीन जो है उसके युद्ध ने किस प्रकार भारत की छवि को देश विदेश में धक्का पहुंचाया, कि 4 बिंदुओं की आप लोगों को व्याख्या करनी है। जैसे कि पंडित नेहरू की विदेश नीति की आलोचना हुई, तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.एन. कृष्ण मेनन को त्यागपत्र देना पड़ा, पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रथम बार जो है विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और भारत सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की तरफ गया जो कि पहले अनदेखी का शिकार थे। चीन ने यह घुसपैठ करने की नीति इस युद्ध के पूर्व अपनाई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन का शिकार हुई, इस पार्टी से अलग होकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन हुआ और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हुई। भारत को अमेरिका ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद मांगनी पड़ी जिनसे उनके संबंध अधिक अच्छे नहीं थे। अब है कि गुजरात आंदोलन, एक संक्षिप्त टिप्पणी कि जनवरी 1970 में गुजरात के छात्रों ने ये तो खाद्यान्न पर हो गया और विपक्षी दलों ने, तो यहाँ पर कांग्रेस ओ के नेता मोरारजी देसाई जो थे वो इसमें विकराल रूप से शामिल थे और इस प्रकार से हड़ताल पर बैठ जाएंगे और मोरारजी देसाई 1975 में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस इन चुनाव में हार गई। फिर हम लोग बात करेंगे 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इन मुद्दों में राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। तो ये आप लोग कर सकते हो कि यहाँ पर जो गठबंधन की राजनीति चली यानी 1900 और इस प्रकार से। फिर आपके जो है अलग जो एक प्रश्न आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। भाई जहाँ पर युद्ध हो ही ना उसको शीत युद्ध कहते हैं, सिर्फ बातें से ये लगता है युद्ध होएगा उसको शीत युद्ध। शीत युद्धकालीन सैन्य संगठन, तो भाई एक तो नाटो हो जाएगा आपके, फिर वार्सा संधि, फिर आपका सीटो, फिर आपके सेंटो, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर है दोनों महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाई ये जो महाशक्तियों के लिए काम की चीज़ें थी कि शामिल भूराष्ट्रों का क्षेत्र का उपयोग हथियार सैनिक अड्डों की स्थापना के लिए करना चाहती थी, तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आपके या फिर अथवा में गुट निरपेक्ष देशों ने नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग क्योंकि कारण समझाते हुए नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर गुट निरपेक्ष को अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना होगा, अल्प विकसित देश किस प्रकार से। फिर यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया को हम लोगों को समझाना है। तो भाई जो यूरोपीय संघ थे और वो जो थे वो जो है उसके दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के नए नेता यूरोप के स्थानों को लेकर चिंतित थे। तो 1945 के बाद यूरोप के मेल मिलाप ने
और इस प्रकार से नाटो के तहत और फिर 1949 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। और फिर क्या हुआ 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में 1951 में 6 देश फ्रांस जो है पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड ने यूरोपीय कोयला, और 1957 में रोम की संधि। इस प्रकार से 1992 इस प्रकार पूर्णतः यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और 12 देश थे। और 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य ये मिल गए। और 2013 में क्रोएशिया 28वां सदस्य बना। 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गए। ठीक है। चीन के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को, यानी चीन ने जो है 1970 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान जो है आपको इस प्रकार से कर दिया। और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी थी, इन चुनौतियों किस प्रकार, तो ये चुनौतियाँ क्या थी? चुनौतियाँ यही थी कि भाई आर्थिक देश की अखंडता को बनाए रखना, लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक विकास करना। ठीक है। आर्थिक विकास किस प्रकार से करना है, ठीक है, ये चुनौती थी। फिर है आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ, कथन को स्पष्ट कीजिए। और इस प्रकार से 14-15 अगस्त को जो हुआ था उसको आपको पूरा का पूरा वर्णन करके लिखना है। और इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट होता है। 100% मैं गारंटी देता हूँ इसमें से आपके 70 से 80% सीधे क्वेश्चन, 100%। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 100% क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े घूम कर आ सकते हैं, बट मैं 80% की तो आपकी गारंटी लेता हूँ। 100% को याद करके जाना बच्चों। और इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। विश्वास करो, अच्छी तरीके से पढ़ो। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।